हाँ जी, नमस्कार साथियों, क्या हाल है? एक बार फिर से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है सीआरवी जी के अकेडमी पर। और अपना दूसरा चैनल है राजस्थान हिस्ट्री पॉइंट करके। इन दोनों चैनल पे हम जितनी भी वैकेंसियां हैं उनकी क्लासेस मतलब आपको अवेलेबल करा रहे हैं, फ्री कंटेंट। ठीक है, तो आप उन चीज़ों को देखें और उनसे कुछ फायदा मिल सके आपको, तो फायदा उसका लीजिए। आज शुरू कर रहे हैं, अभी लैब असिस्टेंट की अपनी भर्ती आई है, तो उसके लिए ज्योग्राफी की क्लास है। देखो यूट्यूब पे अवेलेबल है नहीं, मेरे को लगता है कि मतलब फुल डिटेल में। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक बार वो चीजें आपको यहाँ पे फ्री चीजें अवेलेबल करवा दूं। नोट्स हैं अपने पास, ऑथेंटिक नोट्स हैं, उनके द्वारा आपको ये अवगत कराने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आज बात करेंगे कि भाई जियोग्राफी के बारे में सबसे हार्ड पॉइंट कौन सा है, इजी पॉइंट कौन सा है, जियोग्राफी में नंबर लाने कैसे हैं, कितने नंबर का पोर्शन है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करेंगे राजस्थान की जो भौतिक प्रदेश हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखो देखो दोस्तों, राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं उनको फर्स्ट बार अपने आदमी थे एक वीसी मिश्रा करके, 1986 की बात, मतलब 1968 की बात है। उन्होंने फर्स्ट टाइम मतलब उन्होंने क्या किया था कि इनको अपने जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश है उनको 7 भागों में डिवाइड करा था। उसके बाद 7 भाग कौन कौन से हैं? पहला तो अपना शुष्क मरुस्थल वाला था, एरिड डेजर्ट वाला। ठीक है, दूसरा था अपना अर्ध शुष्क मरु क्षेत्र। ठीक है, और उसके बाद था नहरी सिंचित क्षेत्र, जिसमें नहरी क्षेत्र आते हैं। और चौथा है पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, ईस्टर्न एग्रो इंडस्ट्रियल रीजन। बाद में है मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, जो मध्य वाली अरावली है वो अलग भाग हो गया। फिर इन्होंने छठा दिया है कि चंबल बीड़ वाला क्षेत्र, जो चंबल नदी है उसके जो पास में जो क्षेत्र है बीड़ वाला, उसको अलग भाग में डिवाइड करा। फिर इधर दक्षिण पूर्वी कृषि वाला नीचे वाला पोर्शन, उसको अलग कर दिया। ठीक है, फिर बाद में अपने एक आदमी हुए थे एच.एम. सक्सेना नाम के एक व्यक्ति थे। उन्होंने क्या करा, एक ऑथेंटिक रूप से पूरे ही इनको 4 भागों में डिवाइड कर दिया, जो अभी तक चला आ रहा है। अपने हर एग्जाम के हिसाब से हम उनको पढ़ते हैं 4 भागों को। मेन 4 भाग ही हैं पढ़ने के लिए अपने पास। कौन कौन से? उत्तर पश्चिमी ये वाला भाग, जैसलमेर जोधपुर वाला भाग। ठीक है, और ऊपर वाला ये सीकर हनुमानगढ़। और दूसरा अपने पास है अरावली पर्वतीय प्रदेश। ये जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है अजमेर जयपुर वो वाला पूर्वी मैदानी क्षेत्र इधर आ जाता है अपने। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश नीचे वाला पोर्शन। ठीक है, चित्तौड़गढ़ वाला ये अपने नीचे वाली जो साइड है। देखो पूर्वी वाला ये हो गया मैप के हिसाब से देखे तो, और ये सॉरी दक्षिण वाला ये हो गया, पूर्वी वाला ये हो गया, पश्चिम वाला ये हो गया, और उत्तर वाला ये ऊपर वाला हो गया अरावली वाला। ठीक है, अब इन चारों को अलग अलग पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले देखो उत्तर पश्चिम में जो मरुस्थल प्रदेश है पहला भाग, उसमें कितने पार्ट, उसको भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड करा है। उसमें कौन कौन से भाग आते हैं? एक तो आता है शुष्क मरुस्थल और एक अर्ध शुष्क मरुस्थल उत्तर पश्चिम वाले में। तो मरुस्थल कितने भागों में डिवाइड कर दिया उन्होंने? शुष्क मरुस्थल अलग कर दिया और अर्ध शुष्क मरुस्थल अलग कर दिया। अब ये किसमें आता है? पहला जो अपना 4 भाग है उसका पहला भाग है अपना उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, उसमें कर दिया शुष्क मरुस्थल प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश, ये 2 पार्ट अलग हो गए। फिर दूसरा उन्होंने करा था अरावली पर्वतीय प्रदेश। अब उनमें कौन कौन सा पार्ट अपन मतलब डिवाइड करके अगर समझे, तो सबसे पहला आता है उत्तरी अरावली, अरावली वाला में, और फिर आती है मध्य अरावली, फिर आती है दक्षिणी अरावली। तो ऊपर से लेकर नीचे तक जो अरावली वाला पार्ट है उसको 3 भागों में डिवाइड करा है, उत्तर, मध्य और अपने दक्षिण वाली अरावली। ठीक है, ये तो हम समझ लिए। फिर आती है तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश में कौन कौन से भाग आते हैं? सबसे पहला आता है मही बेसिन वाला भाग। ठीक है, दूसरा इसमें बनास और बाणगंगा बेसिन, फिर आता है चंबल बेसिन। ये हो गया पूर्वी मैदान वाली प्रदेश जो तीसरा भाग है, उसके अंदर ये चीजें आती हैं। चौथा दक्षिणी पूर्वी जो दे रखा है, दक्षिणी पूर्वी वाला, उसमें कौन कौन से भाग दिए हैं, पार्ट में डिवाइड किया है? दक्कन वाला लावा पठार और विंध्यन घगार वाली भूमि। ठीक है, ये तो 4 भाग हो गए। 4 भाग में सब भाग इसके वापिस इन्होंने अलग अलग डिवाइड करे हैं 4 भागों को, मतलब 4 भाग दे रखे हैं। चारों भागों में एक भाग के अंदर कितने कितने पोर्शन आ रहे हैं, कितने कितने पार्ट आ रहे हैं, उनको सबको अलग अलग कर दिया है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसके बारे में जानेंगे। अब उसमें भी 2 भाग दे दिए अपने को, शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश। अब शुष्क वाले में कौन कौन से चीजें आती हैं? एक तो आती है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ठीक है, जिसमें विदाउट सैंड, ये अपना जो दे रखा है बिना सैंड वाला, बिना मिट्टी वाला। और अगला है बालू का स्तूप युक्त, एक तो है जिसमें बालू का मुक्त है, जिसमें बालू का स्तूप है नहीं, और दूसरे में है क्या, बालू का स्तूप युक्त है, उसके बालू का स्तूप के साथ में है। ठीक है, अब अर्ध शुष्क में क्या चीज आती है? घग्गर बेसिन, शेखावटी वाला प्रदेश अपना, और नागौर उच्च भूमि, और लूणी और गोडवाड़ा बेसिन, ये साइड वाला पोर्शन इधर वाला। फिर ये तो वाला इधर हो गया मरुस्थली भाग। फिर मरुस्थल के बाद में आता है ये वाला पोर्शन, कौन सा? घग्गर बेसिन, शेखावटी प्रदेश वाला, चूरू सीकर झुंझुनू वाला। ठीक है, फिर आती है लूणी बेसिन नदी। तो ये ऐसे करके इन्होंने पार्ट दे दिया है।
मैं आपको बोर्ड पे भी समझा दूंगा इन चीजों को, पहले एक बार इसको क्लियर कर देते हैं ताकि अच्छा रहेगा आपके लिए। सबसे पहले शुरू करेंगे उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब उसमें उपभाग कौन कौन से है इसके और वो किस आधार पे हैं? आधार तो अपना ये दे दिया है इन्होंने, सोडियम क्लोराइड यानी खारे पानी की झीलें जो कि समुद्री जीवाश्म जिसमें है, उनके आधार पर ये उन्होंने उपभाग बनाए हैं। उपभाग में कौन सा है? तैतीस सागर है, ठीक है, जिसको कहते हैं ग्रेट पोलियो आर्कटिक मरुस्थल डेजर्ट वाला, ठीक है। अब इसका जो अपना दे रखा है ये उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसका निर्माण काल कैसे हुआ, ठीक है, वो पढ़ेंगे उसके बारे में। अब इसका निर्माण कैसे होता है? प्लीस्टोसिन, ठीक है, उससे होता है। अब इसकी विशेषताएं मेन क्या क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है विशेषताएं, जो एग्जाम में पूछी जाती है। विशेषताओं के आधार पर क्वेश्चन बनता है कि ये विशेषताएं हैं, कौन से मरुस्थलीय प्रदेश की विशेषताएं हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा होती है। एक तो इसमें विशेषता है कि एक तो ये युवा मरुस्थल है यानी यंग डेजर्ट है, दूसरा है थार का मरुस्थलीय भाग है, तीसरा है सर्वाधिक जैव विविधता, जो जैव विविधता है इसमें पाई जाती है, और सर्वाधिक आवासन यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाला भाग है अगर डेजर्ट में तो ये वाला भाग है। और विश्व का शक्ति ग्रह कैसे मतलब कहते हैं इसको? वर्ल्ड सोलर हाउस, समझे? वर्ल्ड सोलर हाउस यानी विश्व का शक्ति ग्रह। यहाँ पे एनर्जी वाला मामला जो है बहुत ही तगड़ा है। अब इसका विस्तार अगर देखें कहाँ कहाँ पर इसका विस्तार है और किस तरीके से विस्तार है, लंबाई में कितना है, चौड़ाई में कितना है, ऊंचाई में कितना है। देखो विस्तार में अगर इसकी लंबाई माने तो लगभग ये 640 किलोमीटर तो है लंबा, चौड़ा कितना है? 300 किलोमीटर है चौड़ा, और ऊंचा कितना है? समुद्र तल से 200-300 मीटर समुद्र तल से ये ऊंचा है। कुल क्षेत्रफल है इसका डेजर्ट मतलब एरिया वाले का 61%, ये डेजर्ट वाला पोर्शन अपना राजस्थान में कवर करता है। जनसंख्या उसकी कितनी है? 40% जनसंख्या है। और ढाल देखते हैं इसकी, वो किस आधार पे है? लूनी नदी के आधार पर। लूनी नदी कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ तक बह रही है, उस आधार पर इसका ढाल है, ठीक है। अब वो कहाँ से कहाँ तक है? एक तो उत्तर पूर्व से और कहाँ तक जाती है? दक्षिण पूर्व पश्चिम तक, ठीक है। उत्तर पूर्व यानी उत्तर पूर्व से शुरू होती है और इधर दक्षिण पश्चिम वाले में वापिस आती है, पश्चिम दक्षिण ऐसे घूम के आती है, ठीक है। कुल जिलों में कौन कौन से जिलों में इनका विस्तार है? उस विस्तार में देखें तो सबसे पहले एक तो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, ये जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहरी। अब तो ये अपडेट हो गई हैं चीजें, अपडेट वाला मैप अभी तक आया नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। जैसलमेर, फलौदी, नागौर, डीडवाना, कुचामन, पश्चिमी ब्यावर, पाली, नागौर, जालोर, बालोतरा, सांचौर, ये तो चीजें है दे रखी है, पर काम की चीजें क्या क्या है वो पढ़ रहे हैं। काम की चीजें कौन सी हैं कि अरावली के पश्चिम में कितने जिले आते हैं, ये सवाल बनता है, ऐसे सवाल ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब उसके पश्चिम में कौन कितने जिले हैं? 20 टोटल जिले हैं जो कि अरावली के पश्चिम में है। वेस्ट साइड में अरावली है जहाँ पे 19 जिले जो कि मरुस्थलीय प्रदेश वाले जिले हैं। और विभाजन का आधार इन्होंने दिया है कि कैसे, वर्षा के आधार पर इन्होंने विभाजन किया है। तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा जहाँ पे होती है वो इसमें आता है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। और इसके वापिस दो उपभाग कौन कौन से हैं? शुष्क रेतीला अपना मरुस्थल और अर्ध शुष्क रेतीला मरुस्थल, आधा सूखा और एक शुष्क पूरा ही सूखा। अब शुष्क रेतीला रेगिस्तान प्रदेश है तो उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसका क्या नाम है, उसके बारे में बात करें तो उसका उपनाम तो है राठी प्रदेश और महान मरुस्थल, ठीक है। निक नेम है मतलब उसका दूसरा नाम है। अब इसके उपभाग वापिस इसके भी उपभाग दे रखे हैं और किसके आधार पर है? बालू का स्तूप के आधार पर, ठीक है। और एक बालू का स्तूप मुक्त है और एक बालू का स्तूप युक्त है। अब मुक्त में कितने हैं? बालू का स्तूप मुक्त कितने हैं? जगह कितनी है? अपनी मैक्सिमम माने तो 41.5 लगभग बालू का स्तूप युक्त है, जहाँ पे बालू का स्तूप रेत के टीले हैं। और जहाँ पे रेत के टीले नहीं है वो बालू का स्तूप मुक्त है, वो कितना अपना एरिया है? 58.5 लगभग ये एरिया कवर करता है। अब कहाँ कहाँ पे करता है? एक तो बीकानेर, जैसलमेर, फलौदी, बाड़मेर और बालोतरा का जो उत्तरी पश्चिमी वेस्टर्न वाला और नॉर्थन वाला पार्ट है, ठीक है, वो वाला। और अपना जो चूरू है पश्चिमी चूरू, वहां पे ये कवर करता है। कौन सा? शुष्क अपना रेतीला रेगिस्तानी प्रदेश। अब इसके बाद में पढ़ेंगे सारे टोटल बालू का स्तूप मुक्त और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कौन कौन से हैं। सबसे पहले बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश जो मैंने बताया था 41.5 लगभग ये एरिया है। अब उसका कारण क्या है? क्यों बना ये, किससे बना ये? कारण है कि चट्टानी जो मरुस्थल है, जहाँ मतलब मरुस्थल में चट्टाने भी हैं, कम बालू का स्तूप है, रेत कम है और चट्टाने ज्यादा है वहां पर। विस्तार कहां से कहां तक है? इसका सर्वाधिक विस्तार अपने अगर माने अंदर दे रखा है, माने क्या, जैसलमेर से मतलब है पोखरण, रामगढ़ है तो जैसलमेर में। अब जैसलमेर में कहाँ कहाँ है? पोखरण, रामगढ़ और लोथरवा में।
और इसका बाड़मेर जो चौटन है वहां तक है, बालोतरा तक है और फलोदी तक है। और हमादा, अर्ग और रंग, इन विस्तारों में ये सबसे मेन पॉइंट होता है इनमें कि हमादा और अर्ग और रंग ये चीजें सारी इसमें पाई जाती हैं। दूसरा है कि भाई अपना बालूका स्तूप युक्त प्रदेश। उससे पहले मैं वापिस ये बता देता हूँ हमादा, अर्ग और रंग क्या होता है। देखो हमादा होता है, क्या होता है हमादा, एक पहाड़ी और चट्टानी मरुस्थल होता है, ठीक है, जहाँ पे पहाड़ भी है, चट्टान भी है और मरुस्थल वाला पोर्शन भी इसमें है। विस्तार इसका कहाँ कहाँ पे है, जैसलमेर में है। तो जैसलमेर में कहाँ कहाँ है, पोखरण में है, मोहनगढ़ में है और रामगढ़ में है। जैसलमेर के बाद में कौन सा है, बालोतरा है, छप्पन की पहाड़ियां है, ठीक है। अन्य उदाहरण इसका देता हूं तो झुंझुनू में लगभग थोड़ा 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 बहुत है। झुंझुनू में कहाँ है, लोहारगढ़ में है, सीकर में है तो हर्ष पर्वत पर है। जोधपुर में मेहरानगढ़ की जो पहाड़ियां है, चिड़ियाकूट वाली पहाड़ियां, वहां पर इसका भी थोड़ा थोड़ा विस्तार है। अर्घ क्या होता है, अर्घ होता है कि संपूर्ण रेतीला मरुस्थल, संपूर्ण पूरा ही रेतीला मरुस्थलीय प्रदेश, और जिसको कहते हैं ग्रेट मतलब डेजर्ट, महान मरुस्थल। और रंग की रेग, सॉरी रंग नहीं, रेग क्या होता है, रेग होता है कि जो मिश्रित मरुस्थल वाला है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं रेग में, एक तो कंकड़ भी आता है, पत्थर भी आता है, उसको कहते हैं रेग, रेग मरुस्थल, जिसमें रेग अपनी रेत, कंकड़, पत्थर ये सारी मिक्स डेजर्ट वाला एरिया होता है, उसको कहते हैं रेग। अब इसका विस्तार कहाँ पर है, सर्वाधिक तो इसका जैसलमेर में ही है, ठीक है। दूसरा है कि बालोतरा में भी है, बाड़मेर में भी है, जालौर में भी है, सांचौर में भी है, झुंझुनू में है और चूरू में भी है। तो आप लगभग ये देखो कि जैसलमेर, जैसलमेर में ही लगभग अलग अलग विविधता रेत की पाई जा रही है। कहीं पे भी चट्टाने हैं तो रेत कम है, कहीं कंकड़ वाली, पत्थर वाली रेत भी वहां पे मिक्स है। तो लगभग जैसलमेर में ये सारी चीजें ज्यादा दे रखी है। तो फोकस कहाँ करना है अपने को, जैसलमेर वाले पोर्शन पर, क्योंकि वहां से सवाल ज्यादा बनेगा। ज्यादा इसलिए बनेगा क्योंकि वहां पे रेग भी है, हमादा भी है, अर्ग भी है, तीनों चीजें वहां पर अवेलेबल है। तो आपको कभी भी सवाल उठाकर पूछ सकता है रेग के आधार पर कि रेग कहाँ है, रेग क्या है, कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है। तो ये थोड़ा मामला अपना हाई लेवल वाला हो जाता है। तो एग्जामिनर उसको मतलब साइकोलॉजी, अपनी जो साइकोलॉजी है उसकी, उसके आधार पर सवाल पूछता है कि बच्चे को ध्यान कहाँ कहाँ है, चीजें वो खाली पढ़ ही रहा है कि आप इस उतार भी रहा है अंदर दिमाग में, उसका ध्यान कितना नोट्स पे है, पढ़ाई पे लेके कितना वो सीरियस है, उसके आधार पर वो सवाल बनाता है, ठीक है। अब बालू का स्तूप मुक्त युक्त वाला प्रदेश, मुक्त वाला तो पढ़ लिया कि भाई इसमें ज्यादा है नहीं, बालू का स्तूप टीले है नहीं। अब बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कौन कौन से हैं, लगभग 58.5 लगभग ये एरिया कवर करता है। तो कहाँ कहाँ है इसके, इसको पढ़ते हैं। तो इसमें रेतीले टीले ज्यादा मतलब मिलते हैं इसमें। और निर्माण कैसे होता है इसका, कि जो मृदा का अपरदन होता है, मृदा अपरदन का मतलब होता है अपनी एरोसोल होती है ना, वो कटती है, उससे इसका निर्माण होता है। और प्लस साथ में इसका निक्षेपण भी होता है। निक्षेपण को कहते हैं डिपोजिशन, उसको कहते हैं निक्षेपण। ये अपरदन और निक्षेपण दोनों मिलते हैं तब इसका निर्माण रेतीले टीलों का होता है। सर्वाधिक अगर बालू का स्तूप की बात करें तो सर्वाधिक बालू का स्तूप कहां पर है, अपने जैसलमेर में। और सर्वाधिक प्रकार मतलब टाइप ऑफ की बात करें, कितने टाइप के हैं, तो वो भी कहां पर है ज्यादा, अपने जोधपुर ग्रामीण वाले एरिया में। वहां पे अलग अलग बालू का स्तूप आपको मिलेंगे, कोई तारानुमा, कोई ऐसे अलग अलग डिजाइन में मिलेंगे आपको, क्योंकि वो कैसे बनते हैं, हवा की विस्तार से, हवा की लहर से बनते हैं, ठीक है। और सर्वाधिक निर्माण इसका कब होता है, जब मार्च और अप्रैल का महीना होता है, उस समय क्या चलती है, अपनी हवाएं ज्यादा चलती है, हवा ज्यादा चलती है, फिर उसके आधार पर कैसे तारानुमा बालू का स्तूप बन गया, ठीक है। जैसे कोई चंद्राकार बन गया, कोई ऐसे गुम्बदाकार बन गया, खेजड़ी के पीछे है तो झाड़ीनुमा बन गया, ऐसे ऐसे मतलब कब बनते हैं वो, कि जब मार्च और अप्रैल का महीना आता है तब ये चीजें वहां पे बनती है। तो निष्कर्ष ये निकलता है, जो चीज हमने पढ़ी है अभी पहला भाग में, तो उसमें मेन मेन चीजें क्या है, टाइप ऑफ पूछेंगे कि भाई बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कितने हैं, कहाँ कहाँ है बालू का युक्त जो प्रदेश है, एक तो मुक्त आ गया, एक युक्त आ गया, ये दो चीजें हमने पढ़ ली, लास्ट में पढ़ी। तो ये चीजें अपने को ध्यान हो गई कि भाई सर्वाधिक ये कब बनता है बालू का स्तूप युक्त वाला, मार्च और अप्रैल में। कब क्यों बनता है, क्योंकि उस समय हवाएं ज्यादा चलती है, लू चलती है, तो लू के हिसाब से रेगिस्तान में रेतीले प्रदेश है, तो रेतीले प्रदेश में क्या होती है कि मिट्टी हल्की होती है, तो इधर से उधर मिट्टी आगे आगे चलती रहती है। और जहाँ हवाएं ज्यादा चलेगी, मिट्टी वहां से कटेगी, कट के जाएगी दूसरी जगह पर, दूसरी जगह जाएगी तो वो एक टीलेनुमा आकार बनाएगी, गुम्बदाकार बनाएगी, तारानुमा बनाएगी, ठीक है, ये चीजें बन गई। अब बालू का युक्त मुक्त, जहाँ पे मुक्त है, देखो यहाँ से तो चीजें कट के आगे चली गई मिट्टी, तो पीछे बच गया कौन सा पोर्शन, बालू का युक्त मुक्त, जहाँ पे मुक्त हो गया वहां से मिट्टी से वो, तो वहां पे क्या मिलेगा आपको, चट्टाने मिलेगी, थोड़ी बहुत मिट्टी बचेगी पीछे वाली, और बाकी चट्टाने मिलेगी आपको, ठीक है। अब वो कहाँ कहाँ मिलेगी, पोखरण जैसलमेर वाला पोर्शन लेंगे, 2-3 जगह है वहां पे ऐसी चीजें मिलती हैं, जैसलमेर, ये अपना बालोतरा,
बाड़मेर, फड़ौदी, ये 4 जगह है, वहाँ पे ये चीजें वहाँ पे मिलती हैं। झरवादी कहाँ पे मिलती है? जैसलमेर में मिलती है। ठीक है, पढ़ना बहुत ही आसान है, याद करना भी बहुत आसान है मेरे हिसाब से, अगर ढंग से पढ़ो दिमाग लगा के। फिर पूछेगा विस्तार इसका, निर्माण काल पूछेगा, क्षेत्रफल कितना है, कौन सा एरिया कवर करता है, उस एरिया में कौन कौन से जिले आते हैं, ये सारी चीजें इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से, अगर इसको शॉर्ट एंड शॉर्ट में अगर करें तो एक ही पेज में ये सारी चीजें आ जाती हैं अपने को याद करने के हिसाब से। देखो नोट्स तो सारे दे रखे हैं, नोट्स तो सारे ऐसे ऐसे खूब लिख रखे हैं, क्यों लिख रखे हैं? अपने को समझना है, उस चीजों को समझ के क्या करना है, शॉर्ट में अपने को बनानी है कि आप इस पॉइंट में से अपने को क्या क्या चीजें मेन पॉइंट लग रही है, अपने को क्या याद करना है, आगे के एग्जाम के हिसाब से क्या चीजें काम आएगी, वही अपने को नोट डाउन करके अलग से लिखनी है। ठीक है, तो आज इतना पढ़ा, कल आगे और पढ़ेंगे। आज तो ये पहला वीडियो है अपना, तो मैं इस पेपर के माध्यम से आपको थोड़ा समझा रहा हूँ, थोड़ी चीजें आपको पहले ही बता देता हूँ। फिर बोर्ड पे पढ़ेंगे इन चीजों को, सारी चीजों को बोर्ड पे दिखाऊंगा मैप के आधार पर। ठीक है, तो एक बार वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। ऐसी ऐसी और वीडियो आपको लगातार देखने को मिलेगी, डेली रूटीन में चलेगी ये तो क्लासें। तो एक बार आप सब्सक्राइब कर देना, ताकि लैब असिस्टेंट वाला जो भाग है, एग्जाम है आपका, ज्यादा टाइम दे नहीं रखा, उसमें फॉर्म आ गए हैं, तो फॉर्म आने के बाद लगभग 3 महीने ही मिलते हैं एग्जाम के। तो उस 3 महीनों में आपको ये सारी चीजें मैं कवर करा दूंगा अच्छे से। साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा ऑनलाइन माध्यम से, और साथ ही ये बता दूंगा चीजें कौन कौन सी पढ़नी है, कौन कौन सी छोड़नी है। ठीक है, तो एक बार सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपके ही काम आएगी चीजें, मेरे तो कोई काम आने वाली है नहीं, मैंने तो पढ़ ली है। अब अपन तो क्या करेंगे, आप पढ़ लिए तो आपके साथ एग्जाम देंगे हम तो, बस आपको पढ़ाना है, मैं पढ़ा दूंगा वो चीजें। प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, रिक्वेस्ट ज्यादा करता नहीं हूँ मैं, ठीक साहब ऐसे बोल देता हूँ, करो तो ठीक है, नहीं करो तो आपकी और मर्जी है। ठीक है, चलो धन्यवाद, कल मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ में, बोर्ड पे पढ़ाएंगे इसको, अच्छे से कवर कराएंगे, निश्चिंत रहें आप। ठीक है, तो चलो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।